गुडविल का मतलब सिर्फ अच्छा नाम नहीं होता। गुडविल एक ऐसा धन है या एक ऐसी चीज है जो कि बिजनेस को और प्रॉफिट अर्न करने में मदद करती है। जैसे एक स्कूल में कोई टॉपर होता है, उसका नाम सुन के ही लोगों के मन में क्या आ जाती है, रिस्पेक्ट आ जाती है। तो वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक जो सेकंड हमारा गुडविल का रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर का, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जहाँ पे आज हम देखेंगे कि गुडविल जिसको हम ख्याति बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हम उसको निकालते हैं या बनाते हैं, और किस तरीके से वो फर्म को मदद करती है ज्यादा से ज्यादा क्या करने में, प्रॉफिट को अर्न करने में। तो यदि हम बात करें ख्याति की या जिसको हम गुडविल बोलते हैं, तो साझेदारी खातों में ख्याति की एक विशेष पहलू है जिसका फर्म के पुनर्गठन के समय जो कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन और साझेदार के प्रवेश और सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय समायोजन करना आवश्यक होता है ना। तो यह यदि मूल्यांकन दिया नहीं हो तो क्यों, क्योंकि सिंपल है, कोई भी आप नए व्यवसाय में या अपने व्यवसाय में नए व्यक्ति को लेके आते हो या कोई व्यक्ति जाता है, तो सिंपल है, उसका कहीं ना कहीं उस व्यापार में नाम जुड़ रहा होता है या जुड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं हमें उसका जो हिस्सा होता है एक तरीके से, जिसके कारण यह व्यवसाय जो है, जो व्यापार है, वो जो बढ़ा या जो उसने ज्यादा अपना प्रॉफिट अर्न किया या एक तरीके से अपना जो रेपुटेशन बनाया मार्केट में, उसका जो फायदा उस व्यक्ति को है उसको मिल सके। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ख्याति का कैलकुलेशन करना पड़ता है, मूल्यांकन करना पड़ता है। तो यदि हम बात करते हैं ख्याति की, तो ख्याति का अर्थ एक सुस्थापित व्यवसाय को कुछ समय पश्चात प्रतिष्ठा और विस्तृत व्यवसाय संबंधों का लाभ होने लगता है। यह व्यवसाय को नए स्थापित व्यवसाय की तुलना में अधिक लाभ कमाने में सहायता करता है। लेखांकन में ऐसे लाभ के मौद्रिक मूल्य को ख्याति कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम इसको वैल्यू करते हैं, जब हम जो एक बिजनेस है, व्यवसाय है, वो एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, अच्छा आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उसको फायदा हो रहा है, उस जो नाम है उसके नाम से जो उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है, एक्स्ट्रा फायदा मिल रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से ख्याति बोलते हैं। जब हम उसको मनी के फॉर्म में या मॉनेटरी टर्म्स में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मौद्रिक रूप में उसको नापते हैं तब, ठीक है। तो ये एक आभासी परिसंपत्ति, आभासी मतलब होता है इंटेंजिबल, है ना, मतलब कि जिसको हम देख नहीं सकते और ना छू सकते, मतलब हम खाली इसको महसूस कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर का इतना या ब्रांड का इतना नाम है, इस कारण से ये ब्रांड बिकता है। तो कहीं ना कहीं कई चीजें उनके नाम से ही, या जिसको हम गुडविल या ख्याति बोलते हैं, उसी के कारण क्या होता है, वो जो व्यवसाय है बाकी व्यवसायों से अच्छा चलता है। तो आभासी परिसंपत्ति समझी जाती है। दूसरे शब्दों में ख्याति किसी व्यवसाय की प्रसिद्धि का ऐसा मूल्य है जिसकी वह उस व्यवसाय में लगी हुई अन्य इकाइयों द्वारा अर्जित किए गए सामान्य लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करती है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि ख्याति के कारण जो व्यक्ति है वो ज्यादा क्या कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ज्यादा क्या है, पैसा या लाभ अर्जित कर रहा है, पैसा कमाता है। सामान्यतः ये देखा गया है कि जब एक व्यक्ति ख्याति की राशि का भुगतान करता है तो वह भुगतान उसे अधिक लाभ प्राप्त करने की स्थिति में पहुंचा देता है, जिससे वह मात्र अपने प्रयत्नों से प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब कि यदि बिजनेस में जो मेहनत है या हार्डवर्क आप कह रहे हो, उस हार्डवर्क के साथ कहीं ना कहीं जो उसका गुडविल है या जो ख्याति है, जो उसका नाम है, अगर वो अच्छा पहचान मिल जाती है तो वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगता है। तो कहीं ना कहीं एक ख्याति का या एक जो पहचान है उसका एक अलग लाभ व्यापार पे पड़ता है। यदि हम देखें दूसरों शब्दों में, ख्याति को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि फर्म की ख्याति संभावित अधिक आय या वर्तमान मूल्य है, या व्यवसाय का वह पूंजीकृत मूल्य है जो उसकी विभेदात्मक लाभ क्षमता से जुड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उसकी एक तरीके से गुडविल या जो है वो उसके बिजनेस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितना उसका नाम होगा उतना वो क्या करेगा, उतना वो ज्यादा क्या करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा, उतना ज्यादा वो क्या करेगा, पैसा कमाएगा। अतः ख्याति तभी विद्यमान होगी जब फर्म सामान्य लाभों से अधिक लाभ अर्जित करता है, तभी होगा, है ना भाई। गुडविल तभी होगी ना कि जब आप एक नॉर्मल जो अर्न करते हो उससे ज्यादा अर्न करने लगो। वो किस कारण से अर्न कर रहे हो, वो जो डिफरेंस आ रहा है वही कहीं ना कहीं क्या है, गुडविल या ख्याति है। जिस फर्म में हानि हो रही हो या सामान्य लाभ हो रहा हो उस फर्म की ख्याति नहीं है। मतलब कि जो नॉर्मल बिजनेस चल रहे हैं वो नॉर्मल चल रहे हैं क्योंकि वो उतने रेप्यूटेड नहीं है, क्योंकि उनका उतना नाम नहीं है। मगर जो नॉर्मल से अच्छा चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने नाम के कारण, ख्याति के कारण क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये एक आभासी परिसंपत्ति समझी जाती है। दूसरे शब्दों में ख्याति किसी व्यवसाय की प्रसिद्धि का एक ऐसा मूल्य है जिसे वह उस व्यवसाय में लगी हुई अन्य इकाइयों द्वारा अर्जित किए गए सामान्य लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित
करता है। सामान्यतः ये देखा गया है कि जब एक व्यक्ति ख्याति की राशि का भुगतान करता है तो वह भुगतान उसे अधिक लाभ प्राप्त करने की स्थिति में पहुंचा देता है, जिसे मात्र अपने प्रयत्नों से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आज हम देखते हैं फ्रेंचाइजी सिस्टम जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई एक बने बनाए ब्रांड का या बने बनाए ब्रांड का जो नाम है उसको खरीदा, और जब आपने उस ब्रांड का नाम को खरीदा तो कहीं ना कहीं आपको उस ब्रांड के नेम के कारण, वैल्यू के कारण आप जो है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने लगे। तो जब आप पे करके ख्याति, मतलब एक तरीके से पे परचेस जो गुडविल हम बोलते हैं कि आपने कुछ पैसा देके उसको खरीदा है, ख्याति को खरीदा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको क्या करेगा, ज्यादा पैसा कमाने में मदद करेगा। दूसरे शब्दों में ख्याति को इस प्रकार भी परिभाषित किया जाता है कि फर्म की ख्याति संभावित आय, अधिक आय का वर्तमान मूल्य है ना। वही जो हमने अभी डिस्कस किया सारी चीजें कि किस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हम उसे अर्जित करते हैं। और जिस फर्म का सामान्य जो लाभ है वो सामान्य लाभ चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसमें ख्याति नहीं होती, मगर जो सामान्य से ज्यादा लाभ अर्जित करता है उसमें कहीं ना कहीं क्या होती है, ख्याति होती है। यदि हम आगे बात करें ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक, मतलब कि जो फैक्टर्स हैं, जो कि क्या क्या चीजें हैं जो कि ख्याति को अफेक्ट करते हैं, ख्याति को क्या करते हैं, एक तरीके से प्रभावित करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि व्यवसाय का स्वरूप, है ना, कि कहीं ना कहीं जो आपका बिजनेस का टाइप क्या है, कि किस तरीके का व्यवसाय है। तो ऐसी फर्म जो उच्च मूल्य वृद्धि उत्पादों का उत्पादन करती है या जिनके उत्पादों की मांग स्थिर रहती, अधिक लाभ कमाती है, अतः ऐसी फर्मों की ख्याति अधिक। तो हमने देखा है कई ब्रांडेड जो चीजें होती हैं, महंगी चीजें जो होती हैं, वो कहीं ना कहीं बाकी चीजों से ज्यादा अच्छी रहती हैं और सही चलती हैं। क्यों सही चल रही हैं, क्यों सही रह रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो एक वैल्यू है वो बाकी लोगों से क्या हाई है, ज्यादा है, उनके प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, और एक तरीके से क्वालिटी है जिसके कारण क्या कर रहे हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, जिसके कारण उसको क्या कर रहा है, बिजनेस को और ज्यादा बढ़ने में मदद मिल रही है। दूसरा होता है स्थान। स्थान मतलब होता है लोकेशन, कि आप किस जगह पे हो। जैसे हम देखते हैं कि सिटी, मेन सिटी में किसी की दुकान होती है तो वो ज्यादा चलती है, मगर वहीं कोई गली मोहल्ले में दुकान होगी तो वो क्या होगी, कम चलेगी। क्योंकि व्यवसाय पे, ख्याति पे कहीं ना कहीं जो स्थान होता है, लोकेशन होती है, उसका फर्क पड़ता है। तो यदि व्यवसाय केंद्रीय स्थान पर स्थित है तो उस स्थान पर क्या होगा, ग्राहकों की ज्यादा भीड़ होगी, तो ख्याति का मूल्य क्या होता है, अपने आप ही क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। इसके बाद है प्रबंध निपुणता, है ना, कि किस तरीके से उसको प्रबंध करते हैं। एक सुप्रबंधित फर्म ऊंची उत्पादकता और लागत कुशलता के कारण अधिक लाभ अर्जित करती है, जिससे उसकी ख्याति के मूल्य में वृद्धि होती है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो एक रेप्यूटेड फर्म है ना, वो क्या करेगी, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को ही उस तरीके से डिलीवर कर रही है, उस तरीके से लेके आ रही है लोगों तक कि वो लोग उस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी के कारण, उसके जो फीचर्स हैं उसके कारण क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। इसके बाद है बाजार में स्थिति क्या है, कि बाजार क्या अच्छा पैसा है, बाजार में नहीं है, कम पैसा है बाजार में। इसके अलावा लोगों की स्थिति कैसी है खर्च करने को लेके, तो उससे भी हमारे व्यवसाय पे फर्क पड़ता है। तो एकाधिकार की स्थिति या सीमित प्रतियोगिता फर्म से अधिक लाभ अर्जित करने के योग्य बनते हैं, इससे भी फर्म की ख्याति का मूल्य में वृद्धि होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो वैल्यू है गुडविल की, वो भी कहीं ना कहीं क्या होती है, बढ़ती है। इसके अलावा विशेष लाभ, ज्यादा हमें जो प्रॉफिट मिलता है ना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो अर्न करने को मिलता है। तो जिस फर्म की आयात, लाइसेंस, बिजली या निम्न दर व निरंतर आपूर्ति का आश्वासन, माल पूर्ति का दीर्घकालीन ठेके, सुप्रसिद्ध सहयोग, पेटेंट, व्यापारी चिन्ह आदि के विशेष लाभ प्राप्त हो, उसे ख्याति का मूल्य ऊंचा होगा। मतलब हमने देखा है कि कई ब्रांड ऐसे हैं जो अपना ट्रेडमार्क अपनी चीजों के लिए पेटेंट करा लेते हैं। तो क्या होता है, उनके अलावा कोई और उस ब्रांड को, उस प्रोडक्ट को नहीं बनाता। तो जब कोई और नहीं बनाएगा तो खाली कौन प्रॉफिट लेगा, पूरा का पूरा वो पर्सन लेगा, वो बिजनेस लेगा जिसने उसको पेटेंट या रजिस्टर्ड करा के रखा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं, ये घटक है जो कि क्या करते हैं, ख्याति की जो मूल्य है या जो वैल्यू है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यदि हम अगला टॉपिक देखें तो ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक, है ना, तो व्यवसाय का स्वरूप, है ना, स्थान, फिर प्रबंध निपुणता, ये सारी चीजें हमारी हो गई। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से जो फैक्टर्स है वो हमें अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो ख्याति की मूल्यांकन की आवश्यकता, अब आवश्यकता क्या है हमें, कि क्यों हमें गुडविल की वैल्यू करनी है। तो सामान्यतः व्यवसाय के विक्रय के समय ख्याति का मूल्यांकन आवश्यकता है, होती है, क्योंकि साझेदार के संदर्भ में निम्न परिस्थितियों में भी आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। मतलब एक तो आप जब बिजनेस बेच रहे हो, क्यों, क्योंकि जब आप बिजनेस बेचोगे तो आप क्या करोगे, सामने वाले से पैसा मांगोगे, और जब सामने वाले से आप पैसा मांगोगे तो आपको खुद की जो बिजनेस की वैल्यू है, या खुद की जो बिजनेस की एक तरीके से आज जो आपकी एक तरीके से रेपुटेशन है, आपकी जो इमेज है, आपका जो नाम है, आपका जो काम है, और आप जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो
वो अगर सामने वाला व्यक्ति आपके बिजनेस को टेक ओवर करना चाहता है या लेना चाहता है तो आप उस ख्याति को वैल्यू करके ही आप उसको बेचोगे, ताकि आपका जो नाम है उस नाम के आप क्या कर रहे हो, मूल्य लगा रहे हो, पैसे लगा रहे हो, ताकि आपको वो व्यवसाय में कुछ फायदा मिले। वर्तमान साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। अब क्या होगा कि एबीसी पार्टनर है, अगर वो आपस में किसी तरीके का रेशियो में चेंज लेते, जैसे बाई चांस एबीसी पहले 1:1:1 में कोई प्रॉफिट बांटते थे, अब ये रेशियो चेंज करके 2:2:1 करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर हमें ख्याति का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। नए साझेदार का प्रवेश, कोई नया पार्टनर अगर आ रहा है, सी के साथ एक और पार्टनर आ गया डी, तो भी ख्याति का क्या करना पड़ेगा, मूल्य निकालना पड़ेगा। साझेदार का सेवानिवृत्त होना, मतलब कि अगर पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है तो उसमें भी। इसके अलावा साझेदार की मृत्यु, यदि कोई पार्टनर की डेथ हो जा रही है तो भी गुडविल की वैल्यू निकालनी। फर्म का विघटन, चालू व्यवसाय के रूप में फर्म की बिक्री सम्मिलित है ना, मतलब कि जब हम फर्म को डिसॉल्व करते, खत्म करते, विघटन करते, उस विघटन में हम क्या करेंगे, उस चीज में क्या करेंगे, हम उस फर्म की जो वैल्यू होगी गुडविल की उसको भी कैलकुलेट करेंगे ताकि हम उसको बेच सकें, है ना, या फिर बेच के जो भी पैसा है वो अर्न कर सकें। इसके अलावा साझेदार फर्म का एकीकरण, मतलब कि जब दो फर्म एक साथ मिल गए, जैसे ए लिमिटेड है, वो ए लिमिटेड बी लिमिटेड से क्या कर ले, मर्ज हो जाए, मिल जाए, तो कहीं ना कहीं गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ताकि ये दोनों फर्म की जो भी गुडविल होंगी, वैल्यूएशन होगी, हम उसको क्या कर सके, निकाल सके, ए और बी लिमिटेड की। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ख्याति मूल्यांकन की विधियां। यदि हम विधियों की बात करें, विधियों का मतलब होता है मेथड, कि किस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, जो गुडविल है उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्योंकि ख्याति एक आभासी परिसंपत्ति है, इसलिए इसके मूल्य की वास्तविक गणना करना बहुत कठिन है, मतलब हम इसको आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो साझेदारी फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करने का विभिन्न विधियों को अपनाया जा चुका है। किसी एक विधि द्वारा गणना तथा दूसरी विधि द्वारा ख्याति की गणना के मध्य अंतर पाया जा सकता है, इसलिए वह विधि जिसके द्वारा ख्याति की गणना की जानी है, यह विद्यमान साझेदार तथा वर्णन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम किस मेथड से क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे, क्योंकि आप बिजनेस चला रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते एक साल इस मेथड से वैल्यू कैलकुलेट कर लो, एक साल दूसरे मेथड से कर लो, नहीं, आप पहले ही डिसाइड करके रखो कि हम जो गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, ख्याति का जो कैलकुलेशन करेंगे वो किस मेथड से करेंगे। तो ख्याति का मूल्यांकन की निम्नलिखित है ना, किस तरीके से करते हैं, पहला औसत लाभ विधि, फिर अधिलाभ विधि और फिर पूंजीकरण विधि। तो कहीं ना कहीं इसको हम बोलते हैं क्या, एवरेज प्रॉफिट, इसको हम बोलते हैं क्या, सुपर प्रॉफिट, और इसको हम बोलते हैं क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। उदाहरण के लिए यदि व्यवसाय के गत वर्षों की औसत लाभ है ना, जैसे 20,000 रुपए, तो ये आशा की जाती है कि 3 वर्षों की इतना ही लाभ प्राप्त करेगा, तो ऐसी स्थिति में ख्याति का मूल्य कितना हो जाएगा, 60,000। कि हम ये मान के चलते हैं कि जो औसत लाभ, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है हमारा, किस तरीके से हम एक एवरेज प्रॉफिटली नॉर्मली हर लगातार कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। औसत लाभ विधि क्या होती है, इस विधि में क्या करते हैं, पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट जो होता है ना, जिसको हम बोलते हैं, पहले क्या करते हैं, हम एवरेज औसत लाभ निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, जिसको हम लिखेंगे क्या, टोटल, कुल जो लाभ होगा, है ना, टोटल प्रॉफिट या टोटल लाभ अपॉन, है ना, जितने भी साल होंगे, है ना, जितने भी वर्ष होंगे, उस वर्ष से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, है ना, टोटल वर्ष। तो ये हमारे पास औसत लाभ आ गया या एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम ख्याति निकाल लेंगे, गुडविल निकाल लेंगे, तो गुडविल क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज प्रॉफिट इनटू कितने सालों तक हम लगातार ऐसा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ परचेस, उससे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो औसत लाभ इनटू कितने सालों तक लगातार हम उतना ही प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वर्षों से औसत लाभ का एक निश्चित वर्षों की स्वीकृत संख्या की गुणा करते ख्याति की मूल्यांकन किया जाता है। इस मान्यता पर आधारित है कि प्रारंभिक कुछ वर्षों में नया व्यवसाय कोई औसत लाभ अर्जित नहीं करता, अतः वह व्यक्ति जो चालू व्यवसाय खरीदता है वह ख्याति के लिए उस राशि का भुगतान अवश्य करता है जिससे वह लाभ के रूप में व्यवसाय के प्रारंभिक कुछ वर्षों में प्राप्त कर सकता है। मतलब आगे जो बिजनेस वो टेक ओवर कर रहा है वो अगले कितने सालों तक वो एक उसको नॉर्मल जो प्रॉफिट है, एक एवरेज जो प्रॉफिट है, एक लगा हुआ जो प्रॉफिट है वो मिल सकता है। अतः ख्याति की गणना करने के लिए गत वर्षों में औसत लाभ की उन भावी वर्षों की संख्या से गुणा किया जाएगा जिनमें भावी लाभ अर्जित होने की संभावना, मतलब आने वाले समय में कितने उसको क्या मिल सकता है, प्रॉफिट एवरेज मिल सकता है, उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा पहला मेथड है जिसको हम औसत लाभ विधि बोलते हैं, जहाँ पे हम सबसे पहले जो टोटल लाभ होता है उसको, है ना, जितने भी वर्ष होते हैं उससे
डिवाइड करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमारे पास एवरेज जो लाभ होता है ना, औसत लाभ होता है वो आता है। तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, जितने भी साल तक वो लगातार वो बिजनेस उतना प्रॉफिट अर्न कर सकता है उससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है अधिलाभ विधि। अधिलाभ मतलब क्या होता है हमारा, सुपर प्रॉफिट। अभी सुपर प्रॉफिट होगा कब, कि आप ये मान के चलें कि आप 1 लाख रुपए लगा के 10% कमाते हैं, तो ये हो गया आपका कितना, 10,000। तो ये आपने कमाया नॉर्मल, है ना, मगर आपको उसी महीने 15,000 का फायदा हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये 5,000 जो एक्स्ट्रा आया, इसी को हम सुपर या क्या बोलते हैं, अधिलाभ बोलते हैं। तो ये अधिलाभ होता है हमारा, कि जो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिला वो हमारा अधिलाभ हो गया। तो इस मेथड को हम बोलते हैं, कौन सा मेथड, सुपर प्रॉफिट। ख्याति मूल्यांकन की औसत लाभ विधि सामान्य या है ना भरित से आधारभूत मान्यता है। जब नया व्यवसाय स्थापित किया जाता है तो यह अपने संचालन में प्रथम प्रारंभिक कुछ वर्षों में कोई लाभ अर्जित नहीं कर पाता, अतः उस व्यक्ति को जो चालू व्यवसाय खरीदता है ना, ख्याति के रूप में व्यवसाय के प्रथम कुछ वर्षों को प्राप्त होने वाली लाभ के बराबर की राशि का भुगतान करना होता है, क्योंकि वो कितना अगले 3 साल तक अर्न कर पाएगा, 2 साल तक उतना देगा। तो ये विवादपूर्ण है कि क्रेता का वास्तविक लाभ उसके कुल लाभ के में निहित नहीं है, ये लाभ की उस मात्रा तक सीमित है जो सामान्य व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रतिफल से अधिक है। अतः ख्याति का मूल्यांकन वास्तविक लाभ के आधार पर नहीं बल्कि अधिलाभ पर ही करना वांछनीय है। सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का अधिलाभ कहलाता है। वही हमने जो देखा, सामान्य लाभ मतलब क्या, कि वो ये हो गया सामान्य लाभ, है ना। तो सामान्य क्या हो गया, कि वो 1 लाख रुपए लगा के 10% कमा सकता है, मगर अधिक के लाभ मतलब कि वो एक्चुअल में कितना अर्न कर रहा है ना, तो इसको हम अधिक के बोलेंगे। अधिक के मतलब एक्चुअल। तो जो नॉर्मल है उस नॉर्मल से यदि हम किसको हटा रहे हैं, एक्चुअल को, तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या आ रहा है, अधिलाभ आ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या हो गया हमारा, है ना, एक्चुअल जो कमाया आपने, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। एक्चुअल माइनस नॉर्मल क्या हो गया, अधिलाभ हो गया, ज्यादा पैसे कमाए। अब जो अधिलाभ आया उसको ख्याति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी साल तक वो वर्ष तक एक जैसा प्रॉफिट अर्न कर सकता है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं इस विधि में ख्याति का मूल्यांकन 2 प्रकार से किया जाता है, औसत लाभ का पूंजीकरण, अधिलाभ का पूंजीकरण, है ना। ये हमारा पूंजीकरण वाला मेथड हो गया जहां पे हम कैपिटलाइजेशन। अब जब हम कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो औसत लाभों का पूंजीकरण में क्या करते हैं हम, इस विधि में ख्याति का मूल्य प्रतिफल की सामान्य दर के आधार पर औसत लाभ की पूंजीकृत मूल्य में से व्यवसाय में विनियोजित वास्तविक पूंजी निवल परिसंपत्ति को घटाकर निर्धारित किया जाता है। इसमें निम्न चरण सम्मिलित है। पिछले कुछ वर्षों का क्या करेंगे हम, औसत निकालेंगे, कारण है ना, संपादन के आधार पर औसत लाभ निश्चित किया। सबसे पहले हम क्या निकाले, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, है ना। अब प्रतिफल की सामान्य दर के आधार पर औसत लाभ की पूंजीगत मूल्य निकालेंगे। पूंजीगत मूल्य का मतलब होता है जब हम औसत लाभ को, एवरेज प्रॉफिट को क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके और जो भी रेट होगा उससे क्या करते हैं, दर से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो औसत प्रतिफल की सामान्य दर 100, है ना। कुल परिसंपत्तियों ख्याति को छोड़कर में से बाहरी दायित्व को घटाकर, है ना, मतलब हम क्या करते हैं, जो भी हमारी कुल संपत्ति होती है, टोटल जो हमारे एसेट्स होते हैं, उससे जो भी हमारी लायबिलिटी बाहरी होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, उसको हटा देते हैं। तो जब हम इन दोनों को हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, है ना, नेट एसेट, मतलब ये जिसको हम बोलते हैं हमारा पूंजी जो लगा हुआ है व्यवसाय। तो ये हमारा नेट एसेट या हम इसको बोलते हैं क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू या जो पूंजीकृत, है ना, वैल्यू आ गई, है ना। तो ये पूंजीकृत वैल्यू से क्या करते हैं हम, औसत जो नेट एसेट है उसको हटा देते हैं। तो हमें ख्याति निकालने के लिए क्या करना है, जो भी हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू आया, है ना, जो औसत से हमारा पूंजीकृत वैल्यू आई, उससे हम क्या माइनस कर देते हैं, उससे हम नेट एसेट माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। तो ये दिया है, फर्म की पूंजी क्या होगी, कुल परिसंपत्तियों से बाहरी दायित्व को हटा दिया, और बाहरी दायित्व में दीर्घकालीन और लघुकालीन दायित्व सम्मिलित होते हैं। अब क्या करना है, हमें औसत लाभों की पूंजीकृत मूल्य से निविल परिसंपत्तियों, मतलब जो नेट एसेट हमारे यहाँ है, उसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ख्याति का कुल मूल्य की गणना, है ना, करें। तो ये हमारा कहीं ना कहीं सेकंड माइनस थर्ड जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है उस हिसाब से आ गया। तुलन पत्र के रूप में प्रदान की जाती है। इनके अतिरिक्त
प्रबंधकों को समय समय पर अतिरिक्त सूचना व्यवसाय में लेखांकन प्रलेखों में प्राप्ति अतः लेखांकन में मूल उद्देश्य निम्नलिखित है ना। मतलब कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें वैल्यू निकालनी है। तो पहला हमारा औसत लाभ है ना, फिर अधिलाभ और फिर पूंजीकृत लाभ है ना, पूंजीकृत मूल्यांकन। क्लियर। तो ये हमारे 3 मेथड हो गए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि जब गुडविल तो हो गया हमारा कि किस तरीके से हमने ख्याति को निकाला व्यवसाय में, और ख्याति क्यों जरूरी है निकालना। तो अब हम समझते हैं कि जब नया जो पार्टनर आता है, नया जो साझेदार आता है, वो जब कुछ धनराशि लेके आता है काय में, व्यवसाय में लेके आता है, तो ऐसी स्थिति में जब पुराने साझेदार नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति के अंश को त्याग अनुपात में विभाजित करते हैं, तब यदि ये राशि सीधे तौर पर पुराने साझेदार को व्यक्तिगत रूप में दी जाती है तो क्या करते हैं, तो फर्म की पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं होती। डायरेक्ट अगर दे देगा तो कोई भी एंट्री उसमें नहीं होती। परंतु यदि राशि फर्म के माध्यम से दी गई तो क्या एंट्रियां होंगी, प्रविष्टियां होंगी। सबसे पहला आएगा बैंक खाता नाम, मतलब डेबिट। 2 क्या हो जाएगा, ख्याति का प्रतिफल खाता, मतलब गुडविल का जो भी प्रीमियम होगा आपका वो आ जाएगा। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब क्या होगा, ये जो पुराने साझेदार होंगे जो अपना हिस्से का क्या कर रहे होंगे, एक तरीके से त्याग कर रहे होंगे है ना, सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, तो उनको जो ख्याति लेके आता है पार्टनर, वो उनको किस उस रेशियो में बढ़ जाती है, त्याग अनुपात में क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे बाई चांस ये लेके आया 1 लाख रुपए, तो 50,000 ए को मिल जाएगा और 50,000 बी को मिल जाएगा। जैसा अभी हमने एग्जांपल दिया कि सेक्रीफाइसिंग त्याग अनुपात हमारा 1:1 आया था, तो जो भी वो ख्याति लेके आएगा नया पार्टनर, वो उनको त्याग अनुपात में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक और एंट्री हमारी होती है बैंक खाते से डायरेक्ट क्या, नए साझेदार की पूंजी खाता है ना। अगर डायरेक्ट जो अंश है उसको भी डायरेक्ट हम एक एंट्री पास करके कर सकते हैं। तो नए साझेदार का पूंजी खाता और पुराने साझेदार का पूंजी खाता है ना, अगर त्याग अनुपात पर लाई गई ख्याति की धनराशि को पुराने साझेदार में विभाजित, किस तरीके से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यदि साझेदार यह निर्णय लेता है कि उनकी पूंजी खाते में जमा पक्ष पर लिखी गई ख्याति पर प्रतिफल की राशि व्यवसाय में ही रहेगी, तो ऐसी स्थिति में कोई भी अतिरिक्त क्या नहीं होगी, रोज नामचा प्रविष्टि, मतलब कोई भी जनरल एंट्रीज नहीं होगी। मगर यदि जो उनको ख्याति मिली वो ख्याति वो व्यापार से बाहर लेके जाएंगे तो फिर एंट्री होगी। किंतु यदि पुराने साझेदार ख्याति की राशि क्या करते हैं, पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से आहरित निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो क्या होगी, नीचे दी गई अतिरिक्त प्रविष्टियां की जाएंगी। क्या प्रविष्टियां होंगी, जो भी पुराने साझेदार का पूंजी खाता होगा वो क्या हो जाएगा, नाम डेबिट हो जाएगा, और जो बैंक खाता हो जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि जब मिल रहा था तब बैंक डेबिट हो रहा था, अब जा रहा होगा व्यवसाय से तो क्या हो रहा होगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम देखें जब नया साझेदार पूर्णतः अथवा आंशिक ख्याति नहीं लेकर आता, अब क्या होगा, जब वो नहीं लेके आएगा तो क्या करेगा, वो अपने कैपिटल से दे देगा। किस कैपिटल से दे देगा, जो उसके पास कैपिटल होगा। तो इस स्थिति में नए साझेदार द्वारा नहीं लाई गई धनराशि को नए साझेदार में चालू खाते के नाम और पुराने साझेदार के पूंजी खाते के त्याग अनुपात की दर से जमा किया जाएगा। इसमें 2 परिस्थितियां क्या, कि पुस्तक में ख्याति विद्यमान है, मतलब दी हुई है ना, कि अगर गुडविल की वैल्यू दी है तो अच्छी बात है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसका शेयर निकालेंगे और जो पार्टनर त्याग कर रहा होगा, सेक्रीफाइस कर रहा होगा, उसको दे देंगे। दूसरा, पुस्तकों में ख्याति विद्यमान नहीं है, जब नहीं दी होगी तो फिर कैसे कैलकुलेट करना, तब हम क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे, पहले ख्याति निकालेंगे और फिर उससे उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो जब ख्याति पुस्तकों में विद्यमान नहीं है तब पुराने साझेदार के खातों में जमा पक्ष पर ख्याति की राशि लिखी जाएगी और नए साझेदार के खाते में नहीं लिखी जाएगी, है ना, नहीं लाई गई ख्याति की राशि के नाम से किया जाएगा। इस संदर्भ में रोजनामा प्रविष्टि किस प्रकार हो जाएगी, तो नए साझेदार क्या हो जाएगा, नाम डेबिट हो जाएगा और पुराने साझेदार क्या हो जाएगा, मतलब जब वो नहीं लेके आएगा तो वो अपने काय से देगा, पूंजी खाते से देगा। काय से देगा, वो अपने कैपिटल से देगा। कभी कभी नया साझेदार आंशिक रूप में ख्याति का प्रतिफल लेकर आता है, मतलब कई बार आधा लेके आता है, तो आधा लेके आया तो आधा काय से देगा, फिर अपने पूंजी खाते से देगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में नए साझेदारों चालू खाते नहीं लाई गई स्थिति की राशि से नाम किया जाएगा। तो होना नए साझेदार डेबिट हो गया और जो पुराने साझेदार है वो क्रेडिट हो गया। क्लियर। अब ख्याति की राशि विद्यमान, मतलब दी गई क्वेश्चन, तो यदि प्रवेश के समय ख्याति फर्म की पुस्तकों में विद्यमान, मतलब एग्जिस्टिंग जो गुडविल बोलते हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि गुडविल है हमारे पास, ख्याति है हमारे पास, तो इस धनराशि को पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में विभाजित किया जाएगा। इसके पश्चात ख्याति की नई राशि का प्रभाव पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में जमा पक्ष की और नए साझेदार के चालू खाते के नाम पक्ष की ओर पड़ेगा। रोज नामचा प्रविष्टियां किस तरह होंगी, पुराने साझेदार का पूंजी खाता और ख्याति खाते को। अगर व्यवसाय में
विद्यमान मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल है, मतलब पुराना गुडविल है, तो पुराना गुडविल जो पुराने साझेदार होंगे उनको पुराने अनुपात में क्या होगा, मिल जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी पुराने साझेदार का पूंजी खाता टू क्या हो जाएगी अपना ख्याति खाते से, ठीक है। और ख्याति की नई राशि के लिए है ना, और पुराने साझेदार का पूंजी खाता, तो जो भी अगर नया लेके आया होगा तो फिर वो डेबिट हो जाएगा, जो नया खाता लेके आया, नया पार्टनर लेके आया, और किसको मिल जाएगा, सारे साझेदार को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है लेखांकन मानक, है ना, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम 26 देखते हैं उसको अकाउंटिंग के लिए, गुडविल के लिए देखते हैं। तो क्रम की में नई ख्याति, है ना, दी गई ख्याति का अभिलेखन पुस्तकों में किया जाएगा और इसी परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाएंगे। ऐसी स्थिति में इसे शीघ्र ही पुस्तकों में लिखित करना चाहिए, परंतु किसी दशा में यदि अपलेखन एक से अधिक लेखांकन अवधि में निश्चित किया गया है तो अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। लेखांकन मानक के संदर्भ में यदि साझेदार पुनर्गठन पर ख्याति तुलन पत्र में दर्शाई गई है तो उसे तत्काल अपलिखित किया जाए। क्लियर। इसके बाद है अर्जित खाते। अर्जित खाते अगर परचेज, है ना, एक तरीके से ख्याति है, गुडविल है ना, ली गई है किसी से, तो अभिलेखन संपत्ति की तरह पुस्तकों में नहीं होगा, क्योंकि जब खरीदते हो आप तो उसको गुडविल को कोई उसकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसका पैसा दे दिया। यदि स्वयं अर्जित खुद की है, मतलब आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खुद अपनी ख्याति, खुद अपनी गुडविल बनाई है, तो ख्याति पुनर्गठन के समय पुस्तकों में विद्यमान है तो उस वित्तीय वर्ष में अपलिखित की जाएगी। मतलब इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे और किसी भी स्थिति में से परिसंपत्तियों के रूप में तुलन पत्र में नहीं लिखा जाएगा। मतलब इसको बैलेंस शीट में हम शो नहीं करेंगे। क्लियर। बैलेंस शीट में हम शो, क्योंकि अब उसकी वैल्यू ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। जब कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, जब कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसको नोट भी नहीं करेंगे। वैकल्पिक रूप से ख्याति का समायोजन नए साझेदार के चालू खाते के नाम और त्याग अनुपात के पुराने साझेदार की पूंजी खाते में जमा करके होगा। दोनों विधियों में औसतम परिणाम समान होगा, है ना। मतलब कहीं ना कहीं जो भी नया पार्टनर लेके आएगा, और नया पार्टनर यदि आता है तो ख्याति का मूल्यांकन होगा और जो भी वैल्यू बनेगी उतनी वैल्यू वो पे करेगा, किसको, जो पार्टनर त्याग कर रहे होंगे अपने अनुपात का, और उसको क्या होगा, उतना शेयर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखें प्रच्छन्न ख्याति। प्रच्छन्न ख्याति का मतलब होता है हमारा हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब होता है कई बार हमारे व्यवसाय में, कई बार हमारे बिजनेस में क्या नहीं दी होती, वैल्यू नहीं दी होती ख्याति, तो हमें इस टाइम पे क्या करना पड़ता है, ख्याति निकालना पड़ता है। तो बाय चांस हम ये मान के चले ए बी जो पार्टनर है वो, उनका कैपिटल है बाय चांस 2 लाख और इसका भी कैपिटल है कितना, 2 लाख, और हम ये देख रहे हैं कि कोई नया पार्टनर व्यवसाय में आ रहा है, तो वो नए पार्टनर के व्यवसाय में आने से सी जो है वो बाय चांस लेके आ रहा है कितना, हम बोल रहे हैं सी बाय चांस बिजनेस में 1 लाख रुपए लेके आ रहा है, और इसका जो अनुपात है आने का वो है 1/4। तो यदि वो 1/4 है तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 लाख है इसमें 4 गुणा कर देंगे, तो टोटल जो उसके आने से कैपिटल में जो चेंजेस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 4 लाख का आना चाहिए। मगर अब हम जब तीनों को ऐड करेंगे, है ना, अब यदि हम देखें इसको तो ये कितना आ रहा है हमारा, 4 लाख आ रहा है ना। अब यदि हम इसको 1 लाख और इसको 1 लाख ले लें तो एक और एक कितना हो गया, 3 लाख हो गया। तो 3 लाख हम अगर इधर देखें तो डिफरेंस हमारे कितने का आ रहा है, 1 लाख का। तो ये जो 1 लाख छुपा हुआ एक तरीके से जो राशि थी, या एक छुपा हुआ एक प्रच्छन्न जो हमारी ख्याति थी, वो इस तरीके से कैलकुलेट होती है, जिसको हम हिडन गुडविल भी कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, नए साझेदार के प्रवेश में ख्याति का मूल्य क्या नहीं होता, नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में पूंजी विनियोग, है ना, मतलब ये जो एडजस्टमेंट है कैपिटल का, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, व्यवस्था और लाभ विभाजन अनुपात के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, है ना। तो जैसे हमने देखा आ और बी फर्म में बराबर बांट रहे हैं, कोई नया पार्टनर आ गया सी 1/4 में, और जब वो आया कुछ क्या लेके आया, पूंजी लेके आया। जब वो पूंजी लेके आया तो हमने उसी का अनुपात को उल्टा करके उससे मल्टीप्लाई करा, तो हमारा नए फर्म का कैपिटल आ गया, नए फर्म की पूंजी आ गई। जब नए फर्म की आई और हमने ए बी सी तीनों की पूंजी को क्या करा, जोड़ा, तो हमें पता चला कुछ उसमें डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है, 1 लाख का। तो यही क्या हो गया, हमारा एक तरीके का हिडन गुडविल हो गया, है ना। कितने का हो गया, 1 लाख का हो गया। अब 1 लाख में जिसका जो शेयर है वो कितना है, 1/4। तो कहीं ना कहीं सी का जो ख्याति होगी वो कितनी होगी नए फर्म में, 25,000। ये हम इस तरीके से कैलकुलेट करते। तो ये हमारा क्या था, हिडन गुडविल था।
नेक्स्ट जो हमारा है वो संचित लाभ और हानि का विभाजन। अब संचित लाभ क्या होता है? संचित मतलब होता है कि एक्यूमुलेटेड, जिसको हम बोलते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको इकट्ठा करके रख रहे हैं। तो जब हम कोई नया पार्टनर, नया साझेदार व्यवसाय में जुड़ता है तो हम क्या करते हैं, उसको आपस में बांट लेते हैं, क्योंकि अब नए साझेदार का उसमें कोई हक नहीं होता, क्योंकि ये जो पुराने साझेदार है उनने उस चीज को क्या करके रखा है, बना के रखा है, बांट के रखा है, इस कारण से। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी फर्म में संचित लाभ विद्यमान होते हैं जिनको साझेदारों की पूंजी खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। सामान्यतः सामान्य संचय, संचय कोष, लाभ हानि खातों के शेष रूप में होते हैं। नया साझेदार इस तरह के संचित लाभों में भाग का अधिकार नहीं होता। इनका बंटवारा साझेदार की पूंजी खातों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित कर कर किया जाता है। मतलब ये किसको मिलेगा, याद रखना आपको, पुराने जो साझेदार होंगे खाली उन्हीं को मिलता है। किसको मिलता है? पुराने साझेदार को। क्लियर? तो पुराने साझेदार को कैसे मिलेगा? तो यदि प्रॉफिट होगा तो वो उनके अकाउंट में किस साइड चले जाएगा? क्रेडिट साइड में चले जाएगा। लॉस होगा तो किस साइड चले जाएगा? डेबिट साइड में चले जाएगा। इसी प्रकार कुछ संचित हानियां जो कि लाभ तथा हानि खाते के नाम शेष के रूप में फर्म में तुलन पत्र में दर्शाई गई है, ये संभव है कि इन सब को भी पुराने साझेदारों की पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। क्योंकि सिंपल है भाई, जो प्रॉफिट था वो नए पार्टनर, नए साझेदार के आने के पहले का था, तो वो भी उनको मिलेगा। अगर इसी तरीके से कोई हानियां होती है तो वो हानियां भी किसको मिलेगी? पुराने साझेदार को मिलेगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो भी पुराने हमारे लॉस होते हैं, जो भी हमारे पुराने प्रॉफिट होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, ये नए साझेदार के आने के पहले ही आपस में जो पुराने साझेदार होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखें स्टूडेंट्स की गुडविल क्या है, एक तरीके का एक इनविजिबल फोर्स है या एक इनविजिबल पावर है, जो कि बिजनेस को क्या करता है, ग्रो करने में, आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है, जिसका कहीं ना कहीं हमें हिसाब किताब निकालना, कैलकुलेट करना भी उतना ही जरूरी है जितना हम क्या करते हैं, व्यवसाय को चलाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम समय समय पे अपने व्यवसाय को आंकते रहते हैं, वैल्यू निकालते रहते हैं, तो ये हमें पता चलता है कि हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था, ये आपको समझ में आया होगा, और जिस तरीके से हमने इसको समझा है, इसके साथ ही हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इसके डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल पे नए हैं तो, ताकि ऐसे ही और नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू।